हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 8th का 7 चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने से पार्ट 1 में कुछ आधे पॉइंट कंप्लीट किए थे और आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है फ्लोरा एंड फाना। देखिए, जैसे होता क्या है, जो बच्चे होते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व विजिट करने जाते हैं। वो वहाँ पे बहुत सारी ग्रीन और फॉरेस्ट की जो ग्रीन वेल्थ है उनको एंजॉय करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देख के, टॉल ट्रीज देख के, एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। सडनली जो पहेली होती है वो रैबिट को दौड़ते हुए देखती है और वो उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसको प्रोफेसर अहमद ऐसा करने से रोक देते हैं। वो बताते हैं कि जो जानवर हैं वो अपने ओन हैबिटेट में ज्यादा खुश हैं और हम उनको देखने आए हैं, हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आगे चलकर माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कुछ चीजें जो होती हैं वो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, सारी जगह नहीं पाई जाती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगी कि जो कंगारू हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में हर जगह नहीं पाए जाते, वो किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। जैसे देखा जाए, एलिफेंट हर जगह नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्यों हर जगह? पोलर बियर्स जो है वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए वही जगह ज्यादा सही है, वो हर जगह नहीं रह सकते। तो ऐसे जानवर जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, जैसे वो द प्लांट्स एंड द एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाना रिस्पेक्टिवली ऑफ द एरिया। ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जा रहे हैं उसे हम उधर का फ्लोरा और फना कहेंगे। प्लांट्स के लिए फ्लोरा टर्म यूज होता है और एनिमल्स के लिए फना टर्म्स यूज होता है। यहाँ पे आपको पंचमरी के कुछ प्लांट्स के फ्लोरा और फना का एग्जाम्पल दिया। जैसे देखिए, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको सॉल्ट ट्री, टीक ट्री, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन ट्री, ईटीसी, इन सब ट्रीज के आपको फ्लोरा देखने को, मतलब ये सब ट्रीज देखने को मिलेंगे। मतलब ये वहां के एक तरह से फ्लोरा है। जबकि आप चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब वहां के एग्जाम्पल हैं फना के। कहाँ के? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो पर्टिकुलरली इस एरिया में पाए जाते हैं उनके कुछ फ्लोरास के एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ फना के एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये पिक्चर है, पिक्चर में आपको ये आपके पिक्चर में दिखाया गया। देखिए, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते, ये हैं डायग्राम फर्स्ट में। डायग्राम सेकंड में आपको चीतल दिया है, फिर डायग्राम थर्ड में आपको वुल्फ दिया है, लेपर्ड दिया है, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में आपको फर्न जो है फ्लोरा का प्लांट का एक टाइप है, और जामुन ट्री आपको लास्ट वाले में दिया है। ये सब वहां पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा एंड फाना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक बहुत बड़ी सी स्क्वायरल देख करके सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसी स्क्वायरल है, क्योंकि हम नॉर्मली जो स्क्वायरल देखते हैं वो छोटी सी होती है, ग्रेइश कलर की। यहाँ पे जो होती है उसका, वो जो स्क्वायरल होती है उसका बहुत लॉन्ग फ्लफी टेल होता है और वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के बारे में। तो जो वहाँ के गाइड होते हैं माधव जी, वो बताते हैं कि इसको हम जाइंट स्क्वायरल नाम से जानते हैं। उस स्क्वायरल को किस नाम से जाना जाता है? जाइंट स्क्वायरल से जाना जाता है। और ये एंडेमिक है उस एरिया के लिए, मतलब ये वहां के लिए एंडेमिक स्पीसीज है। अब ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है ये हम जानेंगे, लेकिन पहले आप उस जाइंट स्क्वायरल का इमेज देख लीजिए। देखिए, ये जॉइंट स्क्वायरल है। आमतौर पर जो आप स्क्वायरल देखते होंगे, जो हर जगह देखी जाती है, वो ग्रे कलर की होती है, छोटी सी होती है। ये देखिए, इसके इतना बड़ा टेल है और ये क्या है? इस स्क्वायरल का नाम जाइंट स्क्वायरल है और ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि एंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं वो ऐसी स्पीसीज होते हैं, प्लांट्स के चाहे एनिमल के, जो किसी एरिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और वो इसके अलावा किसी और जगह पे नहीं पाए जाते हैं। साथ ही अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइल्ड
type of animal or plants may be endemic to the zone, state or a country. एंडेमिक हम जोन वाइज डिसाइड कर सकते हैं, स्टेट वाइज डिसाइड कर सकते हैं, कंट्री वाइज डिसाइड कर सकते हैं किसी भी प्लांट्स और एनिमल को लेकर के, जो किसी पर्टिकुलरली एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे ये जो है ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बहुत एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब ये उस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती होगी। आपको समझ में आया होगा। ये तो एनिमल का वैरायटी है जो एंडेमिक है। अगर हम प्लांट्स की वैरायटी में बात करें तो माधव जी ने एग्जाम्पल दिया कि जो सॉल्ट ट्री होता है और जो वाइल्ड मैंगो है, ये भी दो एग्जाम्पल है किसके, ये भी दो एग्जाम्पल है एंडेमिक फ्लोरा के। किसके एग्जाम्पल है? एंडेमिक फ्लोरा के। हाँ, और पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल जो अभी हमने देखा, फिर से फ्लाइंग स्क्वेरल, ये जो है कि ये वहाँ की एंडेमिक फना है जो उस एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। साथ ही प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि अगर हम उनके हैबिटेट के साथ अगर कोई डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अगर पेड़ों की कटाई होगी या फिर उनके हैबिटेट को हम काट करके चले जाएंगे तो ये जो स्पीसीज है इन न्यू स्पीसीज पर अफेक्ट होगा और ये स्पीसीज क्या हो जाएंगी, इनको एंडेंजर हो जाएगा, मतलब ये खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे, इनके रहने पर सवाल उठ जाएगा। अगर पेड़ वेड़ कट जाएंगे तो ये रहेंगे कहाँ, और ये नहीं रहेंगे तो मतलब ये स्क्वेरल हमको देखने को नहीं मिलेंगी। और ये हो सकता है कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज की जाए, हम इनके नेचुरल हैबिटेट में जा करके हंटिंग पोचिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये विलुप्त हो जाएंगी, मतलब ये खत्म भी हो सकती हैं। ये वाइल्ड मैंगो का आपको यहाँ पे डायग्राम पिक्चर शो किया हुआ है। स्पीसीज में यहाँ पे आपको ये बताया गया है जो सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं वो सेम अपनी ही स्पीसीज के मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं और उन्हीं से उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं। जैसे देखिए ये स्क्वेरल है, और हम जो नॉर्मली स्क्वेरल देखते हैं वो भी एक स्क्वेरल है, दोनों स्क्वेरल फैमिली में ही आ रही हैं, लेकिन ये जो है इनका स्पीसीज अलग है और उनका स्पीसीज अलग है, और ये अपने ही स्पीसीज में इंटरब्रीड करेंगी या फिर अपने ही स्पीसीज में ये रिप्रोड्यूस करेंगी। और जो नॉर्मली स्पीसीज देखते, जो स्पीसीज ऑफ स्क्वेरल देखते हैं वो अपने ही स्पीसीज में इंटरब्रीड और रिप्रोडक्शन और एग ले करेंगे और उनके अपने ही स्पीसीज में जो उनके बच्चे होंगे वो उन्हीं स्पीसीज। जैसे कि हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक कहानी हमको बताई गई थी, जो पहेली जो होती है वो एक किसी बोर्ड पर लिखा हुआ पाती है पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तब उसको प्रोफेसर अहमद जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसी जगह है जहां पर किलिंग, हंटिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग एनिमल, ये सब चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सख्त मना है, और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है बाय द लॉ, चाहे उसको जेल हो सकती है या उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब क्या होता है, अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, इससे पहले के वीडियो में हम समझे थे, इस वीडियो में भी हम समझेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसको रिजर्व कर दिया गया है, एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसको रिजर्व कर दिया गया है। इनके प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट पुलिस लगाई जाती है, फॉरेस्ट गार्ड लगाए जाते हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पर वो ये उन लोगों को पकड़ते हैं जो अगर इसमें हंटिंग और किलिंग करता हुआ पाया जाएगा उनको ये गिरफ्तार करते हैं। तो ये एक ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको प्रोटेक्शन दिया जाता है बाय फॉरेस्ट पुलिस एंड फॉरेस्ट गार्ड। और क्योंकि ये नेचुरल है पूरी तरह से, जैसे जू में क्या था, जू में क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, तो जो कि सुटेबल होता है इनके वाइल्ड एनिमल के लिविंग के लिए। तो ये यहाँ पे इनको सूटेबल कंडीशन मिलता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इसमें आसानी से अपना जीवन जी पाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ चीजें अलाउ की जाती हैं, मतलब फॉरेस्ट गार्ड के देख रेख में कुछ चीजें अलाउ की जाती हैं। जैसे कि अगर उसके आसपास इस फॉरेस्ट, मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास कोई गांव में लोग रह रहे हैं तो उनको अलाउ होता है यहाँ पर वो ग्रेसिंग के लिए अपने कैटल्स को लेके आ सकते हैं, अपना लिवली स्टॉक चलाने के लिए। फिर से कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट कर सकते हैं, फायरवुड आग जलाने के लिए लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तोड़ी हुई नहीं, गिरी हुई लकड़ियां वो लेके जा सकते हैं। यहाँ पर और चीजें हमको समझाई गई हैं, जैसा कि है, फिर से बोल रहा है
it is a pity that even protected forest are not safe because people living in the neighbor, यहाँ पे ये बात कही गई है, इसके बावजूद जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो सेफ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ के जो नेबरहुड मतलब जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो इसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगे रहते हैं, वो इस टाइप के काम करते हैं। चिल्ड्रंस क्या आप यहाँ पे बात किया गया है जू का कि क्या आप जू को जानते हैं, जू क्या होता है? तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है यहाँ पे हमें समझना है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमको ये बॉक्स में दी गई हैं। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, ऐसे जानवर, कुछ ऐसे जानवरों के नाम यहाँ पे मेंशन है जो बहुत विलुप्त होने के कगार पर है, जो एक खतरा हो चुकी है कि अगर वो खत्म हो जाएंगे, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और फिर वो फ्यूचर में हमको नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स के नाम यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि ब्लैक बक आप सबसे ज्यादा फेमस है, काला हिरन आप सब लोग जानते होंगे, व्हाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस, ये सब जो है ये ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो थ्रेटेंड है, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे है, इनको प्रोटेक्शन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ कुछ ऐसे और यहाँ पे बताया गया है कि अब यहाँ पे आपको समझाया गया है कि प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड एरिया इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया में जो सेंचुरीज पाई जाती हैं वो बहुत यूनिक लैंडस्केप्स है। लैंडस्केप्स का मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पे बहुत ब्रॉड लेवल में फॉरेस्ट पाए जाते हैं और साथ ही माउंटेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, बुश लैंड भी पाए जाते हैं और डेल्टा एरिया में भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड हैं। अब हम बात कर रहे थे जू की। यहाँ पर बूझो पूछता है कि क्या डिफरेंस है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो नेचुरल होता है। ये क्या होता है? नेचुरल होता है, जबकि हमारा जो जू होता है ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। आर्टिफिशियली क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जैसे आप गए होंगे अगर कभी जू तो आप देखे होंगे लॉयन के लिए डेन बनाए जाते हैं रहने के लिए, तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। लेकिन जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं होता है, वहाँ पे जो भी चीजें पाई जाती हैं वो नेचुरल पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि विजिट कीजिए आप अपने जू में, आपके कोई आस पड़ोस में कोई जू होगा वहां पर आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या नाम है, वहां पे क्या अंतर है, क्या चीजें हैं। कैन एनिमल लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो जानवर रह रहे होंगे उनके लिए आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल घर बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल डेन बनाए जाते हैं, उनके लिए आर्टिफिशियली सराउंडिंग क्रिएट किया जाता है ताकि उनको लगे कि वो किसी नेचुरल जगह पर है। जबकि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं होता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सारी चीजें नेचुरल ही रहती हैं। यहाँ पे बताया कि इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट इन योर ओपिनियन विल द क्या एनिमल जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं जू में एज कम्पेयर टू नेचुरल हैबिटेट? बिल्कुल नहीं। जू में वो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने वो नेचुरल हैबिटेट पे कंफर्टेबल रहते हैं, जितने वो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कंफर्टेबल रहते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्क। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में यहाँ पे यहीं पे स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है। यहाँ पर लिखा होता है कि जो रोड साइड पर लिखा रहता है, एक रिटन बोर्ड होता है, फिर से उस पर लिखा होता है सतपुरा नेशनल पार्क। देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां पर प्लांट्स, एनिमल और ट्राइब्स तीनों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्लांट्स को भी दिया जाता है, एनिमल को भी दिया जाता है और ट्राइब्स जो हमारी हिस्टोरिकल पुरानी जनजातियां हैं, जो कुछ आदिवासी लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। ऐसे प्लेस को हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया, चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो माधव जी उनको बताते हैं दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए आप पहले ये जान जाइए, सबसे छोटा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उससे बड़ा होता है हमारा नेशनल पार्क और फिर सबसे बड़ा होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व।
तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप इस हिसाब से देखें तो पहले कोई भी फॉरेस्ट को ना अगर उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाता है तो उसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको और अपग्रेड किया जाता है तो नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है, और फिर उसकी अगर वो बढ़ने लायक होता है और वो काफी बड़े एरिया में होता है तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा मिल जाता है। अगर मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा मिल जाता है। तो इस हिसाब से वही बताते हैं कि माधव जी बताते हैं कि ये रिजर्व जो होता है ये लार्ज होता है। लार्ज किससे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये लार्ज होता है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लार्ज होता है, डाइवर्स होता है। डाइवर्स मतलब इसमें और वैरायटीज आ जाती हैं, इसमें और तरह के जानवर, और तरह के प्लांट्स, और तरह के ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ट्राइब्स की तो बात ही नहीं की गई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो ट्राइब्स भी आ जाते हैं इसमें, इसीलिए इसको डाइवर्स कहा गया। बहुत वैरायटीज आ जाती हैं इसमें। इनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ द इकोसिस्टम, और इसमें इन पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। फिर क्या बोला जा रहा है? दे प्रिजर्व फ्लोरा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फ्लोरा को भी प्रिजर्व किया जा रहा है, फरना को भी, लैंडस्केप को भी, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। मतलब यहाँ पे हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को भी क्या किया जा रहा है? प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है ऑफ इंडिया का। ये बात ये क्वेश्चन बन सकता है कि सतपुरा नेशनल पार्क क्या है? ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, और द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पर सब क्या पाया जाता है? जो इंडिया का फाइनेस्ट टीक ट्री है वो यहाँ पर पाया जाता है। और ये यहाँ पर मोर देन 100 नेशनल पार्क, और आपको ये पता होगा यहाँ पर कि इंडिया में जो है वो मोर देन 100 नेशनल पार्क है। मतलब इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हिस्टोरिकल चीजों की बात हुई है कि सतपुरा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर पाया गया है। रॉक शेल्टर सतपुरा नेशनल पार्क में पाया गया है, और ये एविडेंस है, ये सबूत है किसका? प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन, जो पुराने जमाने में बहुत साल पहले, आज से कई साल पहले जो आदि मानव रहते थे, आदि मानव जो रहते थे मतलब जिसको हम वो प्री हिस्टोरिक टाइम के ह्यूमन लाइफ के बारे में यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि वो लोग रॉक शेल्टर बनाकर रहते थे इन जंगलों में। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ प्रिमिटिव, जो पुराने जमाने में लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, उनके लाइफ के बारे में यहाँ पर हमको सबूत मिलते हैं, और यहाँ से हमको आइडिया मिलता है कि पुराने जमाने के लोग कैसे रहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे रॉक पे पेंटिंग पाई गई है, और आर फाउंड इन दिस शेल्टर। इस पूरे शेल्टर एरिया में रॉक पर पेंटिंग की हुई है उन आदिमानव द्वारा, और पेंटिंग पाई गई है, और टोटल 55 रॉक शेल्टर पाए गए हैं। टोटल यहाँ पर सतपुरा नेशनल पार्क में 55 रॉक शेल्टर पाए गए हैं जिसमें आदिवासी उस टाइम के रहते थे। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व पूरा। अब फिर बोला गया फिगर ऑफ एन एनिमल। अब जो पेंटिंग मिली है वो किस किस की मिली है? तो उसमें एनिमल और मैन फाइटिंग कर रहे हैं, एनिमल और मैन के बीच में जो फाइटिंग हो रही है उसकी पेंटिंग बनाई गई है। फिर से हंटिंग करते हुए पेंटिंग बनाई गई है। फिर से डांसिंग और प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजों की पेंटिंग हमको उधर रॉक शेल्टर में देखने को मिली है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है? उस टाइम के ट्राइबल लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, जो आज तक उस एरिया में पाया जाता है, जो कि उस टाइम वो लोग रहते थे। तो ये हमारा एक हिस्टोरिकल एविडेंस हमको सतपुरा नेशनल पार्क से देखने को मिलता है। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे जैसे जो बच्चे होते हैं वो सतपुरा वो वहाँ आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि एक जगह फिर से बोर्ड मिलता है जिस बोर्ड पर लिखा होता है सतपुरा टाइगर रिजर्व। अब सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ मिलता है, जिसको माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए कुछ दिन जब हाल ही में जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि इंडिया में लगातार टाइगर की बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही थी उस टाइम, और टाइगर की क्या होता है, टाइगर की नंबर्स ऑफ टाइगर डिक्रीज कर रहे थे। तो टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए, टाइगर की
टाइगर की प्रजाति, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और इसको गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया ताकि वो प्रोटेक्ट करे टाइगर को इन अवर कंट्री, अपने कंट्री से टाइगर्स को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि वो इनके जो टाइगर्स हैं उनके सर्वाइवल और उनके मेंटेनेंस को ध्यान रखे, जिससे क्या हो सके, जो टाइगर की पॉपुलेशन है कंट्री में वो इम्प्रूव हो सके। फिर बूझो का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या आज भी टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं? काश मैं टाइगरों को देख सकता। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइगर की इमेज दी गई है। यहाँ पे बताया गया है टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। उस टाइम क्या था, अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है थोड़ा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, और ये अच्छी न्यूज इसलिए आई है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे उसी की वजह से जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो एक ऐसी प्रजाति है जो स्लोली, बहुत जल्दी, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था फॉरेस्ट से। और ये क्यों विलुप्त हो रहा था? क्योंकि इसकी लगातार हंटिंग पोचिंग की जा रही थी। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज द यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। पर सतपुरा टाइगर रिजर्व की एक खासियत थी कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में टाइगर की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघा। वाइल्ड बफेलो का यहाँ पे आपको इमेज दे रखा है। फिर से बारहसिंघा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सिंग में लगभग 12 ब्रांचेस होती हैं, इसलिए इनको बारहसिंघा कहा जाता है। तो बारहसिंघा, ये सब जो एनिमल्स थे ये वेयर फाउंड इन अ सतपुरा नेशनल पार्क। ये सब एनिमल्स जो थे वो सतपुरा नेशनल पार्क में देखने को मिलते थे। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू द लेवल दैट दे आर माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर एनिमल। पर ये जानवर अब क्या होते जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत डिमिनिश होती जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है, और इतनी छोटी होती जा रही है कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं, और ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? एंडेंजर एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एंडेंजर एनिमल्स कहा जाता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ऐसे एनिमल्स जिसकी संख्या लगातार गिरती जा रही हो, कम होती जा रही हो, इस तरह से कि वो आगे चलकर एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की कगार, खत्म हो सकते हैं, उस तरह के एनिमल को हम एंडेंजर एनिमल कहते हैं। आप समझ गए होंगे। एंडेंजर एनिमल आर वोज एनिमल जिसका नंबर डिमिनिश होता जा रहा हो और वो माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर एनिमल। और इसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, बारहसिंघा, वाइल्ड बफेलो, एलिफेंट्स, ये सब दिए गए थे। बूझो इज रिमाइंडर ऑफ द डायनासोर। जैसे यहाँ पे बूझो जब ये बात सुनता है एंडेंजर एनिमल के बारे में, तो वो बोलता है कि अरे हाँ, ऐसा तो हमने सुना है कि पहले राइनोसोरस भी थे, लेकिन अब तो वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं काफी टाइम से। तो उसी तरह से जैसे डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं, क्या जो ये सर्वाइवल, जो अभी जो कुछ जानवर हैं, अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं किए तो ये भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो फिर कह रहा है एनिमल हैज बीन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। एनिमल के क्या, उनको क्यों डिफिकल्टी हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? इसलिए क्योंकि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है? नेचुरल हैबिटेट में। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एनिमल स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन द नेशनल पार्क। कि अगर हमको प्रोटेक्ट करना है प्लांट्स और एनिमल को, तो हमें स्ट्रिक्ट रूल को इम्पोज करना पड़ेगा नेशनल पार्क्स में। और ह्यूमन एक्टिविटी जो है सच एज ग्रेसिंग, पोचिंग, हंटिंग की और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल जो कलेक्ट करने के बहाने जाते हैं, या फिर कलेक्ट फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट, इन सबको नॉट अलाउड करना पड़ेगा। मतलब इनको परमिशन नहीं देनी होगी, क्योंकि वो इस बहाने जा करके कुछ और भी काम कर सकते हैं। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन। पहेली के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ बड़े जानवर ही ये परेशानी फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन वाली?
कि विलुप्त होने वाली, तो माधव जी बताते हैं कि नहीं, सिर्फ पहली को कि नहीं, स्मॉल एनिमल्स में भी बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो डेंजर में हैं, जो आगे चलकर खत्म हो सकते हैं, और वो ज्यादा मुसीबत में है एज कंपेयर टू बिगर एनिमल। एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, स्नेक्स को किल कर देते हैं, फ्रॉग्स को, लेजर्ड को, बैट्स को और आउल को हम बिना कोई मतलब के हम उनको किल कर देते हैं, बिना ये जाने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। अगर हम इनको किल करते हैं तो ये हम अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, फूड चेन होता है, फूड वेब होता है। अगर एक भी इनमें से कोई जानवर नहीं रहता है तो पूरा फूड सिस्टम, जो फूड चेन है, वही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही आएगा और वो तब हम ही वो प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्मॉल साइज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ये भी जो हैं वो छोटे जो जानवर जो हैं वो भी फूड चेन का हिस्सा है और फूड वेब का हिस्सा है, जो कि हम पढ़े थे। तो अगर इनको हम मार देंगे तो भी हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसका परिणाम ह्यूमंस को ही भोगना पड़ेगा। एंड इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम जो होता है, पहली बात तो आपको समझना होगा, इकोसिस्टम जो होता है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को मिला करके बना है। इसीलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे बताया गया प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोस्कोप्स इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा। इकोसिस्टम जो है वो किससे बना है? प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी एरिया का प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उस एरिया के कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा, ये सबको मिला करके जो सिस्टम बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर स्पीसीज। क्या मैं ये सोच के बहुत हैरान हूँ, मतलब क्या ऐसा कुछ होता है कि इन एंडेंजर स्पीसीज जो हम जान रहे थे जो विलुप्त होने के कगार में है, कि क्या इनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? तो यस, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। प्रोफेसर अहमद बताते हैं अबाउट रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है टू द चिल्ड्रन, दैट वो बताते हैं कि जो रेड डेटा बुक होता है, ये जो होता है ये एक ऐसा सोर्स बुक है जिसमें हम उन जानवरों, उन एंडेंजर एनिमल का रिकॉर्ड रखते हैं जो इस टाइम खतरा फेस कर रहे हैं, जिनका जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ऐसे जानवरों का उसमें क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। जो जानवर जो है वो एंडेंजर एनिमल बन रहे हैं, मतलब वो विलुप्त होने के कगार पे है। एंडेंजर एनिमल आप जानते हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उसे हम एंडेंजर एनिमल कहेंगे। और इन्हीं एंडेंजर एनिमल का जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है उस रिकॉर्ड बुक को हम क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक कहते हैं। ठीक है, अब जो रेड डेटा बुक है इसको मेंटेन इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, साथ ही साथ सारी कंट्रीज भी करती हैं। जैसे इंडिया भी अपना रेड डेटा बुक मेंटेन करता है, जिसमें वो टाइम टू टाइम देखता है कौन सी प्रजाति है जिसका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है और कौन सी प्रजाति है जिसका पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है। तो जो इंक्रीज कर रहा है वो अच्छी बात है, जो डिक्रीज कर रहा होता है उस पर वो लोग वर्क करते हैं और उसको, उन कमियों को दूर करके उनकी उस स्पीसीज की भी पॉपुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो इंडिया भी अपना रेड डेटा बुक मेंटेन करता है और इस रेड डेटा बुक में सारे प्लांट्स और उन सारे एनिमल की बात होती है जो इस टाइम एंडेंजर हो चुके हैं, जो मतलब इस टाइम एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। उन सारे प्लांट्स और एनिमल का रिकॉर्ड इस रेड डेटा बुक में मेंशन होता है। अब हमें यहाँ पे माइग्रेशन पढ़ना है। आपने मतलब 7th क्लास में तो माइग्रेशन पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। देखिए माइग्रेशन क्या होता है कि बहुत सारी पोलर बर्ड्स होती हैं जो बहुत कोल्ड रीजन में रहती हैं। ठीक है, तो कोल्ड रीजन में रहने वाली जो बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स क्या होता है, ये बर्ड्स ठंडी के दिनों में, जब ठंडियाँ आती हैं, विंटर्स आती हैं, तो ये बर्ड्स एग ले करती हैं, एग देती हैं।
ठीक है, और एग देती हैं। तो ये जिस एरिया में रहती हैं उस एरिया में ये अगर एग ले करने का मतलब, जैसे क्योंकि ये ऑलरेडी कोल्ड रीजन में रहती हैं, तो जब इस कोल्ड रीजन में विंटर आता है तो विंटर सीजन में ये और हार्श हो जाता है, रहने लायक जगह नहीं होती है। तो इस केस में जो बर्ड्स होती हैं वो वहां पर अंडे नहीं दे सकती हैं, क्योंकि जो रीजन ऑलरेडी कोल्ड है विंटर में उसकी हालत और खराब हो जाती है और वहां ठंडी पड़ती है और वहां पर रहने लायक हमारा इन्वायरमेंट नहीं रहता है। तो ऐसी बर्ड्स क्या करती हैं, वो पोलर रीजन से वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तय कर करके उड़ करके दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, जहां पर वो उनको रहने लायक कंडीशन, रहने लायक इन्वायरमेंट मिलता है और वहां पर ये अपना एग ले करती हैं और वहां पर वो अपना ठंडी मतलब विंटर सीजन बिताती हैं। जैसे जैसे इस एरिया में जब गर्मी आने लगती है तो वो फिर से इस एरिया से उड़ करके अपने पुराने एरिया में चली जाती हैं। तो इस टाइप की बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जो विंटर सीजन में अपने प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह पे आती हैं और समर सीजन में फिर से अपने पुराने प्लेस पे चली जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर दूर का सफ़र तय करते हुए आती हैं। और ये इसलिए आती हैं क्योंकि विंटर सीजन में वो एरिया रहने लायक नहीं होता है। तो ऐसी बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं और ऐसे प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन क्या है, द एक्सक्लूजन party that enter deeper into the forest under the guidance of Madhav ji. They sit near the Tawa रिजर्वायर टू रिलैक्स सम टाइम। पहली जो है वो ऑब्जॉर्व करती है कि वहाँ पे एक बर्ड बैठी होती है रिवर के किनारे। माधव जी बताते हैं चिल्ड्रंस को कि ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड क्या होती है, ये बर्ड जो है वो काफ़ी यहाँ पे फ्लो उड़ करके आई है किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, किसी और दूसरे दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से उड़ करके यहाँ पर आई है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो काफ़ी दूर तक उड़ के अपने वो किसी दूसरे एरिया में चली जाती हैं। किस सीजन में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते हैं तो ये क्या करती हैं, अंडे देने के लिए मतलब एज द वेदर इज नेचुरल हैबिटेट, जहाँ ये नेचुरल हैबिटेट होता है इनका, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जो कि इनहॉस्पिटाइल कंडीशन है, जहाँ पर ये एग ले नहीं कर सकती हैं। तो उस एरिया से ये उड़ करके कहाँ आती हैं, ये बर्ड जो होती हैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करके दूसरी जगह पे आती हैं और वहाँ पर अपने अंडे देती हैं और वहाँ पर अपना पूरा विंटर सीजन रहती हैं। आफ्टर दैट जब समर आने लगते हैं तो ये फिर से अपने पुरानी पोजीशन नेचुरल हैबिटेट की तरफ चली जाती हैं। पहेली को ये बताते हैं कि तुमने क्लास 7th में ये तुमने पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि प्रोफेसर अहमद बताते हैं, वो एक बच्चों का अटेंशन अपनी ओर खींचते हैं और बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का एक और कॉज है, वो है पेपर। वो यहाँ पे बताते हैं कि जो 17 फुल ग्रोन ट्री, अगर तुम्हारे पास 17 पूरी तरह से जो बड़े ट्री हैं उनको अगर काटा जाएगा तब उससे 1 टन पेपर बनता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि आपको पेपर सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद और एक और बात बताते हैं कि जो पेपर जो होता है वो पेपर 5 से 7 बार रिसाइकल कर होता है। तो आपको एक पेपर को काफ़ी यूज़ करना चाहिए और उसको आफ्टर दैट आप किसी क्या नाम है, रिटेलर मतलब किसी जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको बेच देना चाहिए, क्योंकि वो फिर से रिसाइकल होकर के आ जाएगा। तो जो पेपर होता है वो 5 से 7 टाइम रिसाइकल होता है। और आपको ये भी पता है कि 17 फुल ग्रोन ट्री जो होते हैं वो उससे 1 टन पेपर बनता है। तो हमको पेपर बचाना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक शीट, हमको कम से कम शीट में इस्तेमाल करना चाहिए। हमको पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शीट और पेपर बचाते हैं तो इनडायरेक्टली हम किसको सेव कर रहे हैं, हम ट्री को सेव कर रहे हैं। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें पेपर का रीयूज करना चाहिए, उनको रिसाइकल करना चाहिए। और बट नॉट ओनली सेव द ट्री, ये सिर्फ सेव ट्री ही नहीं सेव करेगा, ये एनर्जी भी सेव कर रहा है, वाटर भी सेव कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पेपर जो होता है वो क्या नाम, मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं पेपर मेकिंग में, उनको भी रिड्यूस करेगा। तो ले दे करके आपको यही बात है कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, केमिकल चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं,
फिर से वाटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी भी सेव कर रहे हैं आप लोग, और फॉरेस्ट तो सेव कर ही रहे हैं। तो इसीलिए हमको पेपर कम से कम वेस्ट करना चाहिए। फिर से हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें डिफॉरेस्टेशन कम करना है तो हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। आप पेड़ की कटाई करने से अच्छा है कि पेड़ों को बोएं। रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पौधे लगाना, पेड़ लगाना। तो आप जब क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे तो एक तरह से आप रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, किसका, ट्री का। जो फॉरेस्ट बर्बाद हो चुके हैं, काटे जा चुके हैं, अगर आप नए ट्रीज लगाएंगे तो आप नए पौधे लगा रहे हैं, और जो कटे हुए पौधे हैं उनको रीस्टॉक कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांटेड ट्री शुड बी जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वी आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको सिखाया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट भी क्या करती है, अगर रोड बनते हैं उस टाइम जो पेड़ कटते हैं, गवर्नमेंट भी क्या करती है, जितने पेड़ कटते हैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग जब रोड बन जाता है तो रोड के बीच में या फिर डिवाइडर के बीच में या फिर रोड के किनारे फिर से रिप्लांटेशन करती है ट्रीज का। क्यों करती है, क्योंकि वो उसके कहने का मतलब है आप जितना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जितना पेड़ काट रहे हैं, उसके कम से कम उसके बराबर आपको रिफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए, दोबारा पौधे लगाने भी चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगर हम किसी मजबूरीवश अगर हमको रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए या किसी मजबूरीवश हमको फॉरेस्ट कट भी करना पड़ रहा है तो उसकी जगह हमको रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। कुछ रिफॉरेस्टेशन तो नेचुरली ओकर होते हैं, कुछ हमारे द्वारा होते हैं। तो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जिसमें नेचुरल रिफॉरेस्टेशन वो होगा कि जब कोई पेड़ अपने आप उग जाए, किसी जगह पर जम जाए, तो उसे नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। इसमें कोई ह्यूमन का रोल नहीं था। और जो बाकी जो होता है, जो हमारे द्वारा किया जाता है, वो तो रिफॉरेस्टेशन है ही। साथ ही साथ हमको अपने ग्रीन वेल्थ, इसको ग्रीन वेल्थ कहा गया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो बताते हैं कि इंडिया में हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट का एम है कि हमको नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम बेसिक नीड्स जो है पीपल के, जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं फॉरेस्ट के, उनके वो बेसिक नीड्स जो है वो हुआ है टू जो फॉरेस्ट के अगल बगल रहने वाले लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए और उन नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। आफ्टर सम रेस्ट, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद माधव जी बोलते हैं बच्चों से कि अब हमको चलना चाहिए, बिकॉज ये मतलब नॉट एडवाइजेबल है और ना ही सही है कि इस जंगल में सनसेट के बाद तक रुकना सेफ नहीं है। तो वो हमको चलने को बोलते हैं और फिर वो चलते हैं, वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद जो हैं और बाकी चिल्ड्रन जो हैं वो माधव जी का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने उनको इतनी अच्छी तरह से गाइड किया और साथ ही साथ इतने एक्साइटिंग एक्सपीरियंस से उनको फील कराया, उनको इतने एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज और डेफिनेशन दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और आप अपना नेक्स्ट चैप्टर में किस चैप्टर पर वीडियो बनाऊं आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।